नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में 2 दिनों के करंट अफेयर 11 और 12 जून के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि कल संडे था, उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोगों ने संडे का प्रॉपर यूटिलाइज किया होगा, अच्छे से अपनी क्लास अटेंड की होगी, ठीक है। और जितना भी अभी तक का आपको जो पढ़ाया गया है, ठीक है, उसका आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास दोस्तों। और आज थोड़ा सा वॉइस की इशू होगी, आवाज़ का समस्या है थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आते हैं दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ठीक है, किया गया है। तो यहाँ पे बात करें, ठीक है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री, ठीक है, कौन दोस्तों? श्री सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने मंत्रालय की, देखिए ध्यान रखिएगा, अपशिष्ट से संपदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अपशिष्ट होते हैं, जो फालतू चीजें होती हैं, उनको क्या करना, ये कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, उसे हमें बनाना। इस पहल के तेजी लाने के लिए, इसी पहल को तेजी में लाने के लिए एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम है सागर समृद्धि। ध्यान रखिएगा, सागर समृद्धि, ठीक है, यानी कि सागर में जो पड़े हुए वेस्ट चीजें हैं उनको क्या करना, वेल्थ में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यही इस प्रणाली का जो है उद्देश्य है। इस प्रणाली का बात करें दोस्तों, तो इसे देखिए किसके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे जो इस प्रणाली का विकास पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय की तकनीकी शाखा, राष्ट्रीय बंदरगाह जल मार्ग मंत्रालय की तकनीकी शाखा, राष्ट्रीय बंदरगाह जल मार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा ये जो है शुरू किया गया है। नई प्रौद्योगिकी से ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर प्रणाली की पुरानी प्रणाली के मुकाबले उल्लेखनीय सुधार आएगा। नई प्रणाली देखिए क्या करेगी, कई इनपुट रिपोर्ट जैसे कि दैनिक ड्रेजिंग रिपोर्ट, ये जो नई प्रणाली, जो नई टेक्नोलॉजी लाएगा, इससे हमें डेली जो है डेली की ड्रेजिंग रिपोर्ट मिलेगी, ड्रेजिंग से पहले और साथ ही साथ दोस्तों ड्रेजिंग के बाद, ठीक है, जो बात के सर्वेक्षण डेटा उनको क्या किया जाएगा, उनका पूरा प्रोसेस करके उनको प्रसंस्कृत करके और रियल टाइम ड्रेजिंग रिपोर्ट तैयार करने का जो है एक तरीके से रियल टाइम ड्रेजिंग रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सागर से समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली की जो शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद जी के द्वारा किया गया है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन से संबंधित है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यहाँ पे बात करें जनरल सिक्योरिटी की, तो यूनाइटेड नेशन के 5 नए देश जो है अस्थायी रूप से अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो 5 नए जो, देखिए ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोस्तों जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएन, ठीक है, एससी काउंसिल की बात करें दोस्तों, देखिए इसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, जो कि जिसमें से 5 की बात करें 5 परमानेंट होते हैं और 10 की बात करें दोस्तों तो 10 जो है नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी होते हैं। ये 10 देखिए जो परमानेंट, जो अस्थायी होते हैं यानी कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये जो उनकी जो है सदस्यता 2 साल पे जो है खत्म होती है, तो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी में हम बात करें कि 5 नए जो है अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन आपसे दिया गया है उसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा देश जो है इसका सदस्य नहीं बना है। ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा देश है इसका सदस्य नहीं बना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड जो है वो इसका सदस्य नहीं बना है, ठीक है, नीदरलैंड। तो हम बात करते हैं ये 5 सदस्य कौन से इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो 5 जो अस्थायी सदस्य बने हैं, ठीक है, 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया 10 अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इनकी जो है सदस्यता 2 साल के लिए होती है। और ये जो यूएन के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये जो रोटेट करती रहती है इनकी सदस्यता। जिसमें से हम बात करें तो ये 5 जो अस्थायी सदस्य बने वो कौन कौन से? अल्जीरिया है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग कॉन्टिनेंट से ये कंट्रीज आई हैं, ठीक है। अल्जीरिया है, गुयाना है, सिएरा लियोन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कॉमा नहीं है, ये मिसटाइप हो गया, सिएरा लियोन है, स्लोवेनिया है, दक्षिण कोरिया है, ठीक है। ये जो 10 सदस्य शामिल हुए हैं और ये जो अपने कार्यकाल को कब से शुरू करेंगे आपके लिए ये जरूरी हो जाता है।
1 जनवरी 2024 से जो है ये अपने पद पर आएंगे, अपने पद को ग्रहण करेंगे और अगले 2 साल के लिए यानी कि 2026 तक ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस काउंसिल के बारे में, सुरक्षा परिषद के, तो दोस्तों ये देखा जाए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। दुनिया भर में शांति बनी रहे, सुरक्षा रहे लोगों की, इसको ध्यान में रखते हुए जो है इसके लिए ये एक जिम्मेदार संस्था है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि भारत को जो परमानेंट मेंबर है, आप मुझे बताइए कि जो ये 10 परमानेंट वर्तमान में 5 तो नए हैं, लेकिन ये जो परमानेंट है 5 मेंबर्स वो कौन कौन से आप मुझे बताइए। और हमेशा भारत को ध्यान रखेगा इसी परमानेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के जो है सीट के लिए बात किया जाता है भारत के पक्ष में। यहाँ पे 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका जो है चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने 5 सदस्यों को जो चुना है वो निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, अगर हम स्लोवेनिया की बात करें दोस्तों, जो कि यूरोप का ये देश है, ये ध्यान रखिएगा ईस्ट यूरोप का ये देश है, और बेलारूस जो कि कंट्री है, बेलारूस को हटाए जो हार गया इस चुनाव में, उसके स्थान में स्लोवेनिया को जो है चुना गया था। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि चूंकि यहाँ पे हमने देखा सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स, जिसमें से 5 जो है आपके परमानेंट है और 10 जो कि नॉन परमानेंट है, तो आप मुझे 5 परमानेंट मेंबर्स के जो है नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए रिवीजन करिए अच्छे से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन हमेशा जो है आते हैं इसमें से। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है दोस्तों, और आपको पता है आज का जमाना किसका है? एआई का है, और इसी पर सुरक्षा पर जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये किस देश के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर इज सी, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा है। आइए इसके थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में यानी कि 2023 के दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? ब्रिटेन के द्वारा। शिखर सम्मेलन के दौरान सीमांत प्रणालियों सहित एआई के जोखिमों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, जो कुछ भी एआई के सामने जो चुनौतियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे संबंधित चीजों पर जो है विचार किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई के माध्यम से जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे देखा जाए तो पालंटियर टेक्नोलॉजी एआई विकास के लिए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को अपना यूरोपीय मुख्यालय बनाने की योजना की घोषणा करेगा। और इस कंपनी की बात करें, ये जो टेक्नोलॉजी है ये अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है। विभिन्न देशों की बात करें दोस्तों जो कि इस आयोजन में भाग लेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कम करने के लिए आपस में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सम्मेलन जनरली दोस्तों इसी सब चीज़ों के लिए आयोजित किया जाता है। दुनिया भर के जो नियामक हैं, ठीक है, वो जेनरेटिव एआई के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों को विकसित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। ठीक है, एआई पे, एआई के सुरक्षा पर, तो ये आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले आपके एग्जाम में। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। ध्यान रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के द्वारा 71वें सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी? जैसा कि इस वर्ष के अंत में नवंबर या दिसंबर में वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड जो है क्या खिताब जो है उसके आयोजन किया जाएगा इस प्रतियोगिता की, और ये देश कौन सी मेजबानी करेगा? ठीक है, 71वें। तो ध्यान रखिएगा ये कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत करने वाला है। ध्यान रखिएगा पहले सऊदी अरब करने वाला था, लेकिन अब देखें तो इसकी जो मेजबानी की जाएगी, माफ करिएगा, यूएई करने वाला था, लेकिन अब भारत करेगा। ठीक है, तो ये सौंदर्य प्रतियोगिता जो कि 71वां संस्करण है, ठीक है, सेशन है, इसकी मेजबानी इस वर्ष के अंत तक जो है किया जाएगा। मिस वर्ल्ड 2023 का भारत के द्वारा किया जा रहा है। ये जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चेयरपर्सन और सीईओ जो है जूलिया मार्ले,
ठीक है, उन्होंने इस बात की घोषणा अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में किया है। और ध्यान रखिएगा बहुत लंबे समय अंतराल पे, ठीक है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए 27 साल के बाद भारत जो है वो मिस वर्ल्ड, ठीक है, जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन करने जा रहा है 27 साल के बाद। ठीक है, आखिरी बार भारत ने कब किया था? 1996 में जो है इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। देखा जाए भारत के चुनाव से पहले इस जो है प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए फरवरी में यूएई को चुना गया था, लेकिन फिर से निर्णय को संशोधित कर दिया गया और फिर बाद में कहा गया, निर्णय ये लिया गया कि भारत जो है इसका क्या करेगा, सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत का यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करने का निर्णय देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को मान्यता देने के लिए लिया गया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो इसमें देखा जाए जब भारत में कंपटीशन होगा तो लगभग 130 से अधिक देशों के प्रतियोगी अपने अनूठी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और करुणा का प्रदर्शन करने के लिए भारत आएंगे। और यहाँ पे प्रतिनिधित्व कौन करेगा भारत का दोस्तों? 71 मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का, तो जो कि मिस इंडिया रही है 2022 की सिन्नी शेट्टी, उनके द्वारा जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिस यूनिवर्स कौन रही हैं इस साल। ठीक है, और चूंकि भारत कंपटीशन तो अभी इस वर्तमान में मिस वर्ल्ड कौन है, आप मुझे ये भी बताएं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो पहले डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी में किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे पर्यावरण दिवस पर, ठीक है, 5 जून को रैकेट ने अपने डेटॉल स्वास्थ्य भारत अभियान के हिस्से के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहले डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो स्कूलों को जलवायु लचीला समुदायों के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान प्रदान करना है। ग्लेशियरों के पिघलने, जनसंख्या वृद्धि, भूकंपीय गतिविधियों, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसे विभिन्न कारकों के कारण उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के लिए अति संवेदनशील है। भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ संरेखित डेटॉल जलवायु लचीला स्कूल बच्चों को सशक्त बनाएगा, उन्हें जलवायु चैंपियन के रूप में मान्यता देगा, जो जलवायु लचीला समुदायों को बनाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पहला जो है ध्यान रखिएगा डेटॉल, ठीक है, यहाँ पे डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का जो उद्घाटन किया गया उत्तरकाशी में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों की हाल ही में किसे मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्रदान जो है प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं, साथ ही साथ देखते रहिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ध्यान रखिएगा सी, माफ करिएगा बी है, जगदीश बाकर है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देखें थोड़ा। यहाँ पे रामनाथपुरम जिले के वन जीव वार्डन और जिला वन अधिकारी हैं जिनका नाम है जगदीश बाकन, तस्वीर आप देख रहे हैं, ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए 2023 मिशेल बेटिस पुरस्कार प्राप्त किया है। तो मिशेल बेटिस पुरस्कार किसने प्राप्त किया है दोस्तों? जगदीश बाकन ने प्राप्त किया है। इन्होंने देखिए क्या योगदान दिया है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, तो इन्होंने मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में उनके काम के लिए ये पुरस्कार जो है दिया गया है। इन्होंने देखा जाए इस क्षेत्र में समृद्ध समुद्री जैव विविधता से संपन्न इस क्षेत्र को जो संरक्षण देने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये देखा जाए जो मन्नार की खाड़ी है इसमें मछली, मूंगा, जो है पक्षी, समुद्री कछुए, क्रेटेशियंस कई जो है प्रजातियां शामिल है। ठीक है, ये जो पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों जैसा कि 12 से लेकर के 15 जून तक पेरिस में यूनेस्को द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के 35वें संस्करण में केस स्टडी जो है वो पेश करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चूंकि दोस्तों मन्नार की खाड़ी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी आपके लिए देखिए क्या है, आपको पता ही होगा कहाँ पे, देखिए ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये स्थित है। ये जो अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखिए इंडिया,
ये जो है ये क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार में जो मनीर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है उसमें जो मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है, मरीन है यहाँ पे देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क। ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व रहा है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व रहा है, ठीक है, किसका दोस्तों, इंडिया का, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था, ये कब हुआ था, 1983 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और ये जो है ये क्षेत्र रामसर साइट भी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या है दोस्तों, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, मन्नार की खाड़ी का, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मरीन नेशनल पार्क जो है, ठीक है। आते दोस्तों अगले प्रश्न पे कि हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया, तो ये आप देखिएगा, ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये अगर हम बात करें अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में, जिसे हम पहले विलर द्वीप के नाम से जानते थे, करेक्ट आंसर इज बी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए भारत के नए जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का DRDO ने, यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया है, ठीक है। अग्नि प्राइम मिसाइल की दोस्तों जो कि अग्नि सीरीज की ये मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। और इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह मार्क करने वाली ये मिसाइल, और ये न्यूक्लियर कैपेबल यानी कि ध्यान रखिएगा परमाणु हथियारों को ले जाने में भी ये सक्षम है। और ये अग्नि सीरीज में ये सबसे छोटी और हल्की मिसाइल है। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट को जो है तबाह कर सकता है। मिसाइल की रेंज देखिए 2000 किलोमीटर तक है। अग्नि मिसाइल का जो पहला परीक्षण था 1989 में दोस्तों किया गया था। उस समय जो है उस मिसाइल मारक क्षमता क्या थी उसकी, 700 से लेकर के 900 किलोमीटर थी, और इसे 2004 में सेना में भी शामिल किया गया था। अब तक अग्नि सीरीज की कितनी मिसाइलें जो है लॉन्च किया जा चुका है, तो 5 मिसाइल, अग्नि 5, ठीक है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बिम्स्टेक ऊर्जा, ठीक है, केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। और इसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों तो ये किया जाएगा भारत में, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, भारत में। तो बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के लिए भारत में इस वर्ष के अंत तक बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ किया जाएगा दोस्तों, भारत में किया जाएगा। यह सेंटर बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में बात की जाए दोस्तों तो ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। चूंकि बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जो देश हैं उन्हीं का ये संगठन है। ये एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है और बे ऑफ बंगाल के तटवर्ती और जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो स्थित देश हैं वही दोस्तों इसके सदस्य हैं। चूंकि इसके 7 सदस्य हैं जिसमें से जो है 5 दोस्तों दक्षिण एशिया के कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। वही 2 जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के कौन, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से किया गया था, ठीक है, बिम्स्टेक की। आते दोस्तों अगले प्रश्न पे कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से, देखिए थोड़ा सा चर्चा किया गया था, एक बार इसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दूध परियोजना शुरू किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 5 जनपदों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन गठित किए जाने की योजना है, ठीक है। अगला है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 8 जून को। तो हर साल जो कि 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, महासागरों का जो महत्व है लोगों के जीवन में और जो समुद्री संसाधन है उनके संरक्षण और संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, यही इसका उद्देश्य है। इस साल की थीम क्या है विश्व महासागर दिवस की, प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, ठीक है, ये इसकी थीम है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि दूरदर्शन पर अंग्रेजी में
समाचार प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनका नाम है गीतांजलि अय्यर। वही देखा जाए बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंध के यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। देखिए इसके बारे में उन्होंने चर्चा कर दिया, जगदीश सुधाकर बाकन, जो कि तमिलनाडु के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भारतीय बने हैं मिशेल बेटिस अवार्ड से सम्मानित होने वाले। वही देखा जाए WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर, ठीक है, वनडे क्रिकेट में। तो यहाँ पे बात करें किसका, वनडे टेस्ट क्रिकेट में, तो ये ट्रेविस हेड है ऑस्ट्रेलिया के। वही अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। उनका नाम क्या है? लॉयड ऑस्टिन नाम है। अभी हाल ही में देखा जाए हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक आयोजित की गई। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है थोड़ा सा आज आवाज़ की समस्या है, ठीक है, तो मुझे आप उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। 1-2 दिन की बात है, फिर चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाएंगी, ठीक है। तब तक आप लोग कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए, क्योंकि आप लोग का सहयोग ही हमारे लिए बहुत कुछ है। दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।